ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसके अंदर क्या अंतर है ये समझते हैं। हमने देखा कि फाइनेंस अरेंज करना हो तो कहां पे जाना पड़ेगा, फाइनेंशियल मार्केट में। और यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस अरेंज करना है तो आप जाइए मनी मार्केट में, लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो आप जाइए कैपिटल मार्केट में। और कैपिटल मार्केट में भी अपने सबसे पहले अगर आपने शेयर बॉन्ड वगैरह कुछ इश्यू किया तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और वहां पे आपने वो चीज खरीद ली और आपको मजा नहीं आ रहा है और आप जाके किसी और को बेचना चाहते हैं शेयर मार्केट वगैरह में, तो वो गया अपना सेकेंडरी मार्केट। तो एक हिसाब से प्राइमरी मार्केट हम समझते हैं कि मारुति का शोरूम है, और सेकेंडरी मतलब वो जो कार मेला लगता है। अब ऐसा भी नहीं है कि मनी मार्केट तो मतलब वो रानीप में है, ये कैपिटल मार्केट जुहापुरा में है, प्राइमरी नरोड़ा में है, सेकेंडरी अमराईवाड़ी में नहीं। अब तो ये पूरा काम डिमटेरियलाइज चीज हो गई है, ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह चलता है दरेल स्ट्रीट और वहां जहां पे भी उन्होंने अपने ऑफिस वगैरह लगा के रखी है। लेकिन इस प्रकार से क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ पे कितना पैसा आया, यहाँ पे कितना पैसा गया, वो पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके आरबीआई, सरकार, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ये सब प्रिडिक्ट कर सके कि आगे जाके इकोनॉमी में क्या होने वाला है, और कुछ गलत दिख रहा हो तो वो पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स या कोई रिफॉर्म ले सके। खैर, सरकार को भी कई बार पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर उसके लिए वो कहां से पैसा लाएगी, उधारी करनी पड़ेगी। अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहे तो वो इश्यू जो करेंगे उसको बोलेंगे ट्रेजरी बिल्स। लॉन्ग टर्म के लिए अगर कुछ करना हो तो वो इश्यू करेंगे, उसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स। वो कहां पे इश्यू होंगे, प्राइमरी मार्केट में। और कौन खरीद सकता है, प्राइमरी डीलर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वो सब हम बातें पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब टेक्निकल डिफरेंसेस समझते हैं। ट्रेजरी बिल तो इनका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम रहता है, मतलब अप टू 364 डेज। और इसमें भी प्रकार रहते हैं, 14 डेज का, 91 डेज का, 182 का, 364 का। तो ये हुए अपने शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेजरी बिल्स। उसके सामने गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैसी है, 1 साल से लेके 20 या 30 साल तक मैच्योर होंगी। मतलब आज आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो ठीक है, आपको साल दर साल इंटरेस्ट तो मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो प्रिंसिपल के रूप में आपको वापस देना है वो काफी समय बाद मिलेगा। और ऐसा नहीं कि सरकार केवल उधारी के लिए जीसेक इशू करती है। कई बार ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, यूरिया वगैरह जो सब्सिडी देनी रहती है, तो सरकार उस वक्त पैसा उनको तुरंत पूरा नहीं दे देती। उसके अनुपात में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देते हैं कि आप ये रखो, 20-30 साल बाद मैच्योर होगा तब जाके हम आपको पैसा देंगे, तब तक आप ये इतना हर महीने, हर साल इंटरेस्ट रेट हम आपको पे करते रहेंगे। और इसके कारण ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी वाले हमेशा फरियाद करते रहते हैं कि हमें अंडर रिकवरी हो रही है। अंडर रिकवरी कैसे, कि जो पैसा अभी मिलना चाहिए वो काफी समय बाद, तो इस कारण हमारा एक्सपांशन नहीं हो पा रहा है, लॉस मेकिंग में जा रहा है, वगैरह वगैरह। एनीवेज, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल अगर आप खरीदे तो वहां किसी ने ये नहीं लिखा होगा कि ये इतने दिनों में हम आपको इतना इंटरेस्ट पे करेंगे, नहीं। ट्रेजरी बिल आपको जो इसकी फेस वैल्यू है, मान लीजिए 100 रुपए, तो उससे कम दामों में आपको बेचा जाएगा और ओरिजिनल प्राइस में वो वापस खरीदा जाएगा। तो इस हिसाब से आपका प्रॉफिट बनता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर आपने खरीदी तो उसमें तो स्पेसिफिक लिखा ही रहता है कि इतना प्रिंसिपल ये है और आपको इतना हम इंटरेस्ट पे करेंगे। अब समझते हैं ट्रेजरी बिल के अंदर फिर प्रॉफिट कैसे हुआ। एक एप्टीट्यूड का मॉक क्वेश्चन। एक दुकानदार आपको एक पेन 20% डिस्काउंट पे देता है और 1 हफ्ते बाद वही पेन आपसे ओरिजिनल प्राइस एमआरपी पे खरीद लेता है, तो इस केस में आपको कितना प्रॉफिट हुआ सोच के बताइए। 10%, 12.5%, 20%, 25%। देख लेते हैं। जब भी परसेंटेज का कोई भी सवाल हो तो फिर एक्स और वाई अज्यूम करके जाओगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है। 100 अज्यूम करके चलना चाहिए। मान लीजिए 100 रुपए की पेन है, मुझे वो दुकानदार 20% डिस्काउंट पे दे रहा है, मतलब मुझे कितने में पड़ी वो 80 रुपीज। मेरा इन्वेस्टमेंट क्या हुआ 80 रुपीज। और वही पेन वो आगे चल के मुझसे ओरिजिनल प्राइस में खरीदेगा, मतलब 100 रुपए में, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 80। समझे आप, प्रॉफिट हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट पे काउंट होता है, 100 रुपए पे नहीं। तो 2/8 और जवाब मिल गया अपने को 25%। ठीक है, सीसेट में अगर सवाल ऐसे कुछ निकले तो फिर दिमाग में ही गिनती कर लेनी है, 100 डिवाइडेड बाई 80 तो जवाब आएगा 125, तो मतलब कि 25 प्रॉफिट बना। तो इस हिसाब से आप समझे कि ट्रेजरी बिल के अंदर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको कैसे प्रॉफिट मिलता है। जो हमने बात करी, 1 साल से कम की मैच्योरिटी में रहते हैं और डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचा जाता है। इसी प्रकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हमने देखा 1 से 20-30 साल की मैच्योरिटी रहती है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा वो स्पेसिफिकली बोल देते हैं। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी डिस्काउंटेड प्राइस पे बेची जाए तो उसको फिर बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स।
अब ये मतलब क्या हुआ इसका, समझते हैं। अभी तो पूरा डीमेट सिस्टम है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदे तो भी आपको कोई कागज का टुकड़ा या ऐसा, ये तो इलेक्ट्रॉनिकली सब ट्रांसफर होता है। लेकिन पुराने जमाने में वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इस टाइम पे पेपर सिक्योरिटी इशू की जाती थी। और गवर्नमेंट की ये जो जिसे गवर्नमेंट बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड, तो ये कुछ ऐसे दिखते थे। ये पोलैंड सरकार का है, उस पे लिखा है $50 का ये बॉन्ड है, 6% हम आपको इंटरेस्ट देंगे, और यहाँ पे हम 20 ईयर्स के बाद वो मैच्योरिटी में आपको ओरिजिनल पैसा मिलेगा। आप देखिए, जैसे ये बॉन्ड है और बाजू में ये सारी कूपन चिपका के रखे, जैसे वो गुजरात समाचार और दिव्य भास्कर में आप लगाते हैं। अगर आप गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये कुल मिला के 20 कूपन है, 20 कूपन। हर साल आपने क्या करना है, एक कूपन काट के आप सरकारी ऑफिस में दे दो, तो वो आपको $50 का 6%, तो मेरे ख्याल से $3 वो आपको दे देगा। तो 1 साल 2 साल ऐसे करके आप 20 साल खत्म करोगे, तो ये सारी कूपन खत्म हो गई बराबर। और आपके हाथ में क्या बचा, केवल ये वाला पोर्शन, ये बॉन्ड। और वो जब आप सरकार को वापस दोगे तो वो आपको कितना देगी पैसा, $50 वापस दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं कूपन बॉन्ड्स। कई बार कुछ सरकारें, उनको जल्दी से पैसा चाहिए, और तो वो क्या करती थी, यहाँ पे ये कूपन नहीं छापती थी, केवल इतना ही पोर्शन कि मैं पोलैंड की सरकार हूं और मैं आपको ये $50 का बॉन्ड देता हूं, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पर, मतलब $40 पे आप ले जाओ, और 20 साल के बाद आना तो मैं आपको $50 दे दूंगा। आप समझे, जैसा ट्रेजरी बिल के अंदर गेम खेलते थे, ऐसा यहाँ पे गेम खेला जाता था। तो अगर ऐसा करते हम कि ये कूपन छापे बिना डिस्काउंट पे मैं आपको ये बॉन्ड बेच देता, देन वी विल कॉल इट जीरो कूपन बॉन्ड्स। समझे, दे आर प्रिंटेड विदाउट कूपन्स, लेकिन दे आर सोल्ड एट डिस्काउंटेड प्राइस एंड परचेज्ड एट द ओरिजिनल प्राइस। तो एमसीक्यू के लिए आप क्या करेंगे याद, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा बोलेगा कि इन्वेस्टर गेट्स जीरो रिटर्न ऑन द जीरो कूपन बॉन्ड्स। सही है कि गलत है? गलत है, ठीक। आगे एक बात, बियरर बॉन्ड क्या चीज है। बियरर बॉन्ड के अंदर आपने अगर कोई किसान विकास पत्र खरीदा मान लीजिए, तो उसके अंदर तो आपका पूरा नाम वगैरह लिखा रहता है। लेकिन ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इस प्रकार की चीजें चलती थी, सरकार को बहुत जल्दी रहती थी कि कौन रिकॉर्ड बनाइए, वो तो बस बॉन्ड छाप दिए, जिसको लेना है ले जाओ और हम वापस कर देंगे। नो नेम्स, नो रिकॉर्ड्स केप्ट। तो इस प्रकार के जो बॉन्ड रहते थे उसको बोलते थे बियरर बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल, ये एक है, किसी का नाम वगैरह रिकॉर्ड कुछ भी नहीं लिखा, ये अपना $5 का बॉन्ड है, और यहाँ पे इन लोगों ने देखिए कूपन छापी है, 7.5% हर सेंट आपको हर एक कूपन पे मिला जाए। कोई आपको सवाल नहीं पूछेगा, एड्रेस प्रूफ दो, ये वो। तो ये रहे अपने बियरर बॉन्ड्स। कई स्पाई थ्रिलर और जेम्स बॉन्ड मूवी के अंदर विलन जो डिमांड करता है रैंसम वगैरह, तो वो बोलता है मुझे बियरर बॉन्ड्स के अंदर चाहिए। क्यों? ताकि वो फिर वापस रिकवर कर सके और कोई उससे सवाल पूछे नहीं। ये तो पहले के जमाने में चलता है, अब तो पूरा केवाईसी नॉर्म्स और डीमेट और हर एक जगह पे ट्रांसपेरेंसी है। तो इस प्रकार की सिस्टम अगर शुरू की जाए तो वो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंस, हवाला ऑपरेशन वगैरह कर सकते हैं। इसलिए ये पूरा सिस्टम तो कभी का बंद कर दिया है। लेकिन ये जो यूपीएससी के सवाल सेट करते हैं कुछ बूढ़े प्रोफेसर, तो फिर हमारे बाबा आदम के जमाने में तो ऐसे बॉन्ड नहीं करते थे। ऐसा करके फिर आपको सवाल पूछा जाए, बोलो जीरो कूपन क्या है, बियरर बॉन्ड क्या है, थोड़ा बहुत अंदाजा रहना चाहिए। तो इस प्रकार हमने बात करी, फाइनेंशियल मार्केट था, मनी, कैपिटल, टी बिल, यहाँ पे जीसेक, यहाँ पे सवाल एक जरा सॉल्व करें। ट्रेजरी बिल्स आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज। सेकंड थिंग, ट्रेजरी बिल्स डू नॉट पे इंटरेस्ट रेट। क्या जवाब होगा? दोनों सही, दोनों गलत। ट्रेजरी बिल इज वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी, वो तो है बराबर, कागज का एक टुकड़ा है, कोई आदमी आपको किसी तारीख पे कुछ पैसा देगा, तो सिक्योरिटी है, ये बात तो सही। उसको जीरो कूपन सिक्योरिटी बोल सकते हैं, हाँ। क्यों? बाकी में कोई कूपन नहीं देता, वो तो डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया और फिर आपको वापस कर देंगे ओरिजिनल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड पे क्या लिखा है? ट्रेजरी बिल्स डू नॉट पे इंटरेस्ट रेट, तो ये भी सही है, समझे आप। वो इंटरेस्ट रेट इतना देंगे वो तो बोलता नहीं, वो तो डिस्काउंट रेट पे और वापस आ रहा है। Therefore आंसर विल बी सी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अब मनी मार्केट के अंदर कुछ मिसलेनियस टर्म्स वगैरह समझ ले और फिर ब्रेक लेते हैं। मनी मार्केट हमने देखा कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस अरेंज करना हो तो यहाँ पे जाना चाहिए। तो उसके अंदर ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या है, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, कॉल मनी, नोटिस मनी, ये सब चीजें क्या है। मैं केवल एक बेसिक ओवरव्यू ही दूंगा, फिर क्रोनोलॉजी में कि इस साल में ये परमिट किया था और वहां पे ये था, कौन इशू करता है, इतना डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं।
क्योंकि बाय एंड लार्ज अगर आप पेपर एनालाइज करें तो इकोनॉमी के सवाल ज्यादातर बैंकिंग और अपना इकोनॉमिक सर्वे, बजट और डेवलपमेंट इसी फोकस से रहते हैं। ये कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट यहाँ से तो बहुत कम सवाल निकलते हैं। शुरू करते एक एक करके ये सारी टर्म्स हम समझते हैं। वेज एंड मीन्स एडवांसेस, WMA, ये चीज क्या है? सरकार का काम क्या है? टैक्स में आपसे पैसा लिया, कोई स्कीम वगैरह, सब्सिडी वगैरह चला के कुछ काम किया। अब उनका आपको तो पूरा कैलकुलेशन रहता है हर बजट ईयर और 31 मार्च तक इतना टैक्स में पैसा आ गया वगैरह। लेकिन इन बिटवीन द मंथ्स कभी कभी मिसमैनेजमेंट हो जाता है कि जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा खर्चे हो रहे हैं। तो ये जो रिसिप्ट और पेमेंट के बीच में मिसमैच हो जाए तो वो क्या करेंगे? आरबीआई के पास थोड़ी मदद मांगेंगे। तो टेम्पोररीली आरबीआई उनको कुछ पैसा दे देगा जो उन्हें वापस कर देना है। लेकिन इस पूरी सिस्टम को हम बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मन चाहा उतना खर्चा करो, मिसमैनेजमेंट करो। आरबीआई ने स्पेसिफिक लिमिट्स वगैरह तय करके रखी है। वो क्या लिमिट्स तय करके रखी है उतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत है नहीं। और ये इस प्रकार सरकार अगर वेज एंड मीन्स में कोई उधारी में लेके जाए तो उसे फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं करते हैं। वो तो बस शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा मिसमैनेजमेंट था, अभी पैसा लाए, साल पूरा होने से पहले हमने आपको पैसा वापस दे दिया। आगे बढ़ते हैं। दूसरे जो मिसलेनियस डेब्ट इंस्ट्रूमेंट वगैरह शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट के अंदर हमने देखा ट्रेजरी बिल्स। वो तो ये होता है कि सरकार को पैसा चाहिए और 1 साल की से कम की मैच्योरिटी में दिया जाता है और आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे देते हैं, बराबर। तो ये तो काम सरकार को पैसा जब चाहिए तो टी बिल आया। अगर किसी कंपनी को इस प्रकार से पैसा चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे? कमर्शियल पेपर्स। कि जब कॉर्पोरेट्स वाले इस प्रकार से कोई सिक्योरिटी छापे कि भाई इतने 14 दिन 91 डेज इतना पैसा और डिस्काउंटेड में मैं बेच रहा हूँ, ओरिजिनल हम वापस करेंगे, देन इट इज कॉल्ड कमर्शियल पेपर्स। इसी प्रकार अगर कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई छाप के दिया आपको सिक्योरिटी कि डिस्काउंट पे देंगे, ओरिजिनल पे खरीदेंगे, तो इसे हम बोलेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बराबर। कमर्शियल पेपर कॉर्पोरेट वाले, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आगे बात मनी मार्केट के अदर मिसलेनियस। एक आता है कमर्शियल बिल। ये चीज क्या है? मान लीजिए मैंने जेठालाल से 10,000 का एलसीडी खरीदा और बोला है कि मैं पगार तारीख को पैसा दूंगा। जेठालाल ने बिल बना दिया, तो ये जो बिल है मतलब जेठालाल को कभी तो पैसा मिलेगा, है ना। तो वो हुआ उसका ट्रेड बिल। लेकिन उसको पगार तारीख तक वेट नहीं करना है, उसको बीच में फायर फाइटिंग के लिए कुछ पैसा चाहिए। तो वो क्या करेगा? ये ट्रेड बिल जो है वो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिस्काउंटेड प्राइस पे बेच देगा। 10,000 का है, लीजिए मैडम, मैं 9,000 में वापस आके मैं ले जाऊंगा, नहीं तो किसी और से भी आप रिकवर करवा सकती हैं। तो मतलब जब इस प्रकार से के ट्रेड बिल डिस्काउंटेड प्राइस पर बैंक और अदर एफआईज को बेचा जाए, देन इट इज कॉल्ड कमर्शियल बिल्स। कॉल मनी चीज क्या है? बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के अंदर उधारी और लेन देन करे शॉर्ट टर्म के लिए विदाउट एनी कोलेटरल, की ये सिक्योरिटी भी नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी नहीं, गोल्ड नहीं, कुछ नहीं, विदाउट एनी कोलेटरल किया जाए, तो वो कॉल मनी और नोटिस मनी कहलाता है। ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ती है? सीआरआर, आपको पता है सीआरआर तो हर एक बैंक ने 4% ही मेंटेन करना है, बराबर। लेकिन हर एक बैंक को एब्सोल्यूट फिगर में तो नंबर अलग अलग होगा। आपकी बैंक बहुत बढ़िया चल रही है, 1000 करोड़ है तो उस हिसाब से करो, मेरी बैंक घटिया है 100 करोड़, उस हिसाब से। और ये भी हमने देखा कि फोर्टनाइट के लेग से ये कैलकुलेट होता है। तो कई बार ये होता है कि आपकी बैंक के अंदर सीआरआर अब एब्सोल्यूट फिगर में ज्यादा मेंटेन करना है और मेरा कुछ सरप्लस बन गया, तो मैं सीआरआर से जो स्पेयर मनी हुआ आपको शॉर्ट टर्म में दे दूं। तो इस प्रकार से जो शॉर्ट टर्म में बोरोइंग लेंडिंग चलता है बैंक और एफआई के बीच, उसे हम ये बोलते हैं कॉल मनी। कब? कि केवल एक दिन के लिए मैंने उधारी में आपको पैसा दिया। और नोटिस मनी तब बोलेंगे कि एक दिन से ज्यादा लेकिन 14 दिनों से कम तब तक के लिए अगर दिया गया तो उसको बोलते हैं नोटिस मनी। कुल मिला के हमने देखा क्रेडिट रेटिंग, गिल्टेड सिक्योरिटीज, जंक बॉन्ड्स, ये चीजें क्या है, ओएफसीडी और अलग डिबेंचर के प्रकार, म्युनिसिपल बॉन्ड्स क्या है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या है, जी से टी बिल के फर्क क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या थे, बियर बॉन्ड क्या थे, यील्ड टू मैच्योरिटी हमने देख लिया, और मनी मार्केट की ये जो सारी मिसलेनियस टर्म्स देखी। अब यहाँ पे ये होगा कि कमर्शियल पे कवर और सर्टिफिकेट डिपॉजिट वगैरह विकिपीडिया और अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो। मैंने भारती मैडम का ये बुक के हिसाब से बनाया है क्योंकि ये समझने में कुछ ज्यादा आसान रहता है कि ये इसके बाद ये कर, हो सकता है कि वहां पे कुछ और डिस्क्रिपेंसी हो, बट ये मैंने लिखा है। इसके आगे चलना है और इक्विटीज मार्केट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं।